सुन पा रहे हैं भाई? आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो हमने एसएचएम को सर्कल पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया था, और उससे दो अलग अलग पोजीशन के बीच में टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी देख लिया था ना। अभी लिख लेते हैं, देखो। एंगुलर एसएचएम, मतलब एंगुलर एसएचएम में बस ये समझ लो कि अभी तक जो हम एसएचएम पढ़ रहे थे वो लीनियर एसएचएम कहलाता है, यानी कि पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अलोंग अ लाइन। अब अगर एक पार्टिकल पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करे, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट एंगल में मेजर हो रहा है, तो उस तरह के एसएचएम को हम लोग क्या कहेंगे? एंगुलर एसएचएम। तो इसमें जो पहला डिस्कशन है हमारा वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, एक पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम कब कह सकते हैं, तो उसकी कंडीशन समझ लेते हैं कि एक पेंडुलम में दो पार्ट्स हैं। एक तो ये स्ट्रिंग है ना, वायर या स्ट्रिंग कुछ भी कह लो, और एक ये बॉब है, स्ट्रिंग एंड अ बॉब। अब ये जो बॉब है ना, पेंडुलम बॉब, इसका साइज स्ट्रिंग के डायमेंशंस के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए। यानी हम इसको क्या मानकर चल रहे हैं, हम इसको एक पॉइंट मास की तरह कंसिडर कर रहे हैं। अब रियल लाइफ में इसको कैसे अचीव करेंगे? तो अगर बहुत लंबी स्ट्रिंग ले लें और एक रिलेटिवली डेंस बॉब ले लें, ठीक है ना, तो ये ऑलमोस्ट वैसे ही बिहेव करेगा जैसे हमारा आइडियल केस है, ठीक है ना। अदरवाइज तो पॉइंट मास होते नहीं है दुनिया में, बट हम इसको ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं ना। वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग है ना, तो एक मजबूत लेकिन थिन वायर ले लेते हैं, तो इसका मास, अच्छा ये स्ट्रिंग जो है हमारे पास, हम इसको क्या मानकर चल रहे हैं? मासलेस मानकर चल रहे हैं ना। तो एक बहुत ही लंबी मजबूत थिन वायर ले लें और उसके साथ एक डेंस बॉब जो है वो अटैच कर दें, तो ये सिंपल पेंडुलम जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। रियल लाइफ में ऑब्वियसली मासलेस स्ट्रिंग भी नहीं होती है, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। अभी ऑसिलेट कैसे करेगा वो देखते हैं। आई होप कि ड्रॉ कर लिया होगा आपने। तो ये तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। इक्विलिब्रियम में हम लोग जानते हैं जब भी कोई चीज़ सस्पेंड की जाती है तो वो तब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आती जब तक उसका सेंटर ऑफ मास वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ना हो। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई बॉब की। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिस्प्लेस कर देते हैं। ये हमारी पोजीशन हो गई, इसको थीटा लिख देते हैं। बस थीटा क्या है देखना, ये वेरी स्मॉल, वेरी, फिगर में आपको लगेगा बड़ा एंगल है, ठीक है ना, लेकिन वेरी स्मॉल एंगल। ये रेडियन में जब इसको मेजर करेंगे तो बहुत ही छोटा सा एंगल होना चाहिए, एक दो डिग्री वाला है ना, नॉट एक दो रेडियन, एक दो डिग्री में छोटा सा एंगल होना चाहिए ना। तो थीटा स्मॉल क्यों जरूरी है वो भी आप आगे चल के समझ जाओगे। थीटा शुड बी अ वेरी स्मॉल एंगल। तो इतना एम्पलीट्यूड देके हमने इसको छोड़ दिया। अब जब छोड़ा हमने तो यहाँ क्या लग रहा है, mg, और इधर लग रहा है टेंशन। में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बट आप इमेजिन कर सकते हो टेंशन इस तरफ लग रही है। अब mg ही है जो इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है रोटेट करने के लिए। तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स की जगह क्या आ जाता है, रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाता है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना है ये बात समझना। तो ये है, कोई बता सकता है कितना होगा? अगर मैं इसकी लेंथ को L कह दूं तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? कोई भी इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट को O लिख देते हैं। O के अबाउट mg का टॉर्क कितना होगा? कोई भी। चलो लिख लेते हैं, mg sin थीटा हो जाएगा। अब जिस तरीके से टॉर्क, सॉरी, जो फोर्स है उसको हम ma लिखते थे, टॉर्क को हम लोग क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे आई अल्फा। अच्छा, आई क्या है? ये है हमारे बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
किसके अबाउट? यहाँ से पास होते हुए एक्सेस के अबाउट, ठीक है ना। वैल्यू कितनी अभी लिख लेंगे, अल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास mg sin थीटा। अब सारी कलाकारी जो है वो यहाँ पर है। देखना हमने क्या किया, हमने अल्फा को लिख दिया डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस mg थीटा। अब आप कहोगे साइन थीटा से थीटा है ना, तो यहाँ हम क्या फैक्ट यूज कर रहे हैं कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, लेकिन ये सिर्फ किन के लिए होता है, ये सिर्फ छोटे एंगल्स के लिए होता है। दैट्स व्हाई हमने कंडीशन क्या रखी थी कि जो एम्पलीट्यूड हम दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही छोटा सा एंगल होना चाहिए। तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस क्यों आया, तो ये जो थीटा है हमारा, ध्यान से देखना, थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ गया है, और जो टॉर्क लग रहा है वो क्लॉकवाइज है, यानी जो mg जो टॉर्क लगा रहा है वो क्लॉकवाइज है। तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो थीटा के डायरेक्शन से क्या है, ऑपोजिट है। सेंस जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का वो ऑपोजिट है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। अब यहाँ पर इसको इस तरह लिख लेते हैं, आई डी टू स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस mg थीटा इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, किससे कंपेयर करें, कंपेयर विद m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट है। यहाँ पर एक वेरिएबल का डबल डेरिवेटिव है विद सम कांस्टेंट कोफिशिएंट, यहाँ पर वो वेरिएबल है विद सम कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पर भी देखो x है विद सम कांस्टेंट कोफिशिएंट, और x का डबल डेरिवेटिव विद सम कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होता था वही इसका होना चाहिए। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसमें ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा बन जाएगा, ध्यान देना, वो होता था ये डिवाइडेड बाय ये का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय i का अंडर रूट। ये बात ठीक है ना। अच्छा i कितना है, तो i हमारा है ml स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ पे ओमेगा लिख देंगे, ओमेगा कितना हो गया हमारा, अंडर रूट ऑफ mg डिवाइडेड बाय m। अच्छा यहाँ पे mg l थीटा लिखना था ना मुझे, mg l साइन थीटा। टॉर्क को ठीक कर लेंगे, mg l है यहाँ पे हर जगह l आ रहा है ना, mg l अपॉन i, तो mg l अपॉन ml स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ओमेगा कितना हो गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ g बाय एल। यहाँ तक नोट कर लो एक बार, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। ये डेरिवेशन हो सकता है आपको करना पड़ जाए स्कूल के एग्जाम में, तो उसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे, कोई भी स्टेप में दिक्कत हो तो पूछ भी लेंगे। सर वो माइनस एक बार वापस बता दीजिए। माइनस बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, देखो माइनस को समझो कि जब तक हमने आई अल्फा इक्वल टू mgl साइन थीटा लिखा था वहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। वहां हम कह रहे थे कि जो हमारा टॉर्क है ना वो क्लॉकवाइज लग रहा है लेकिन जब हमने उसी mgl साइन थीटा को थीटा की फॉर्म में लिखा, तो थीटा हैज अ सेंस ऑफ इट्स ओन। जो हमने रोटेशन दिया है अपने पेंडुलम को वो दिया है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट की तरफ घुमाया है, लेकिन जो टॉर्क लग रहा है वो क्लॉकवाइज लग रहा है, राइट हैंडेड लग रहा है, ये बात ठीक है ना। तो इस वजह से हमने ये जो इक्वेशन है इसमें इस क्वांटिटी का साइन इस क्वांटिटी के साइन से ऑपोजिट है, इसलिए माइनस साइन लगाया ताकि दोनों इक्वेट की जा सके। समझ गए बात? तो मतलब इसमें साइन ऑफ माइनस थीटा का कांसेप्ट लग जाता है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा नहीं बेटा, साइन थीटा तो नहीं, साइड में जो ना 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 बेटा, साइन थीटा तो थीटा ही है, साइन थीटा को हमने थीटा ही लिखा है। बट अगर मुझे इसको इसके साथ इक्वेट करना है, ऐसे समझो ना, क्या मैं 4 इक्वल टू -4 लिख सकता हूँ? नो सर, नहीं लिख सकता, तो मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन साथ में लगाना होगा ना। यस सर, ठीक है, तो अब ये जो क्वांटिटी यानी हमारा टॉर्क या एंगुलर एक्सेलरेशन वो क्लॉकवाइज है, ये बात सही है। यस सर, और जो हमने रोटेशन दिया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है, ये भी सही है। यस सर।
तो अगर मैं एक क्लॉकवाइज क्वांटिटी को एक एंटी क्लॉकवाइज क्वांटिटी से इक्वेट कर रहा हूँ तो मुझे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा ना। ओके सर, यस। हाँ ये बात इस तरह समझो इसको, ठीक है ना। टॉर्क को mgl साइन थीटा ठीक से लिख लेना, देखो mgl साइन थीटा है, ठीक है ना। हाँ तो अब हमारे पास ओमेगा आ गया अंडर रूट जी बाय एल, और ओमेगा होता है 2π/t या 2πn फ्रीक्वेंसी। तो जो t आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 2π√L/g, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस डिस्कशन का। और फ्रीक्वेंसी कोई पूछे तो 1/2π√g/L, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लेते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम जो वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो जो हमने शुरू में मेंशन की हैं, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है, 2π√L/g होता है। नोट कर लो, फिर इसके बारे में जितने डिस्कशन लायक पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया भाई। यस सर। ठीक, अब कहानी क्या है वो समझो। देखो कहानी ये है कि सबसे पहले तो आपको ये एक्नॉलेज करना होगा इसमें कि यहाँ जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड है। नोट करते चलो इसको, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं, एक दो करके इसे, है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या लिखा, लिखो इट मस्ट बी नोटेड दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन is independent of the amplitude, is independent of the amplitude. इस पॉइंट को बड़े अच्छे से समझना। देखो हमने कहा कि एम्पलीट्यूड जब तक इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि वो एक बहुत छोटा सा एंगल है, मतलब लेट्स हम एक लिमिट ले लेते हैं कि अप टू 10 डिग्रीज, है ना, ऐसी नंबर, कोई रैंडम नंबर कह रहा हूं मैं, अप टू 10 डिग्रीज ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है साइन थीटा इक्वल टू थीटा वाली, लेट्स से मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप एम्पलीट्यूड 2 डिग्री रखते हो, 3 डिग्री रखते हो, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी रखते हो, ये बात ठीक है ना। आपका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा वो बराबर ही आएगा। क्लियर हो रही है बात सबको। यानी आप ज्यादा दूर ले जाके छोड़ो तो भी वही टाइम पीरियड है, कम दूर ले जाके छोड़ो तो भी वही टाइम पीरियड है, एज लॉन्ग एज साइन थीटा इक्वल टू थीटा सेटिस्फाई हो रहा है। क्या कहते हो। अगर मान लो हमें ये नहीं पता होता, हमने ये डिराइव नहीं किया होता, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता ना कि हम बड़ी दूरी तक ले जाके छोड़ रहे हैं तो भी उतना ही टाइम में ऑसिलेट कर ले रहा है, वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है, और पास से छोड़ दे रहे हैं तो भी उतने ही टाइम में कर रहा है। लेकिन अब समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, है ना। चाहे तो हम इसको अब अगर लॉजिकली सोचें, थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक लगाएं तो हमें लगेगा हाँ ये सही भी हो रहा है। क्यों कि जितनी दूर हम ले जाते हैं उतना बड़ा एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। मानते हो इस बात को ना। जैसे हम स्प्रिंग ब्लॉक में करते थे, जितना दूर तक खींचते थे उतना ज्यादा क्या मिलता था, एक्सेलरेशन मिलता था। तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा शुरुआती डिस्टेंस को बहुत जल्दी कवर कर लेगा ना वो, तो जो यस सर। ओवरऑल टाइम लगेगा वो सेम लग जाएगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो एक सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन में
बिल्कुल वही होता है जो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऑसिलेशन में होता है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट नहीं होता टाइम पीरियड, वो सिर्फ किस पे होता था, एम और के पे होता था। यहाँ किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ एल और जी की वैल्यू पे है। सही है ना? यानी लॉन्गर पेंडुलम लेंगे, लॉन्गर लेंथ लेंगे पेंडुलम स्ट्रिंग की तो ज्यादा टाइम लेगा ऑसिलेट करने में, छोटा लेंगे तो कम टाइम लेगा। आ रही है बात समझ में? चलो ये Yes, बात sir. समझ गया। फिर एक पर्टिकुलर टाइप का इसी में सेकंड पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक एक स्पेशल टाइप का पेंडुलम होता है जो हम पेंडुलम क्लॉक्स में यूज करते हैं। पेंडुलम क्लॉक्स देखी होंगी आपने, वो टिकटॉक टिकटॉक करती हैं। टिकटॉक तो खैर आजकल सब करते हैं, मतलब वो टिक टिक करती हैं जो घड़ियां, ऐसे ऐसे जो ऑसिलेट करने वाले पेंडुलम लगे होते हैं जिनमें Yes, sir. पेंडुलम क्लॉक्स होती हैं या पेंडुलम बेस्ड क्लॉक्स होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम। उनको हम कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम। और एक सेकंड्स पेंडुलम का टी गेस कर सकते हो कितना होता होगा? कोई गेस करेगा? सर इतना ही होता होगा ना, 2 पाई रूट एल। नहीं, वो तो फॉर्मूला बेटा, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक घड़ी में पेंडुलम लगा हुआ है ना, एक घड़ी में एक क्लॉक है जिसमें वो ऐसे पेंडुलम लगा होता है जो इधर से इधर तक जाता है, यस सर। तो उसमें टी की वैल्यू, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू क्या होती होगी? 1 सेकेंड। 2 सेकेंड। ठीक है ना? देखो एक जब बार इधर जाता है तो टिक की आवाज आती है, यस सर। फिर इधर आता है तो टॉप की आवाज आती है। यस सर। तो ये गया 1 सेकंड, ये आया 1 सेकंड, ये गया 1 सेकंड, ये आया 1 सेकंड। तो ऑसिलेशन तो ये होता है ना जब यहाँ से जाके वापस आएगा, है ना? तो एवरी टाइम हाफ एन ऑसिलेशन इज डन, वो जो सेकंड ये होता है आपका सेकंड हैंड, ये एक आगे बढ़ जाता है, एक डिवीजन आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो 2 सेकंड का टाइम पीरियड होता है इसका। इस बात को ध्यान रखना कि एक सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है? 2 सेकंड्स होता है। याद रख लेंगे इसको। Yes, sir. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन हमसे किस तरह के पूछे जा सकते हैं? ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो इस बात पे होते हैं कि क्या क्या करके हम इस टी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो कोई आपसे कहे, इस फॉर्मूले को देखते रहना ध्यान से सब लोग, इसको घूरो थोड़ी देर। अगर कोई हमसे कहे कि हम एक पेंडुलम की लेंथ को, स्ट्रिंग की लेंथ को 4 टाइम्स कर देते हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड। नहीं नहीं बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, कितने टाइम्स हो जाएगा अगर मैं एल को 4 टाइम्स कर दूं तो टाइम टाइम्स। 2 टाइम्स हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है ना? अच्छा, Yes, sir. अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कह दूं कि इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 100%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? समझ गए क्या कहा अंग्रेजी में मैंने? रिपीट करो। If the length of a simple pendulum is increased by 100%, what is the percentage change in the time period of oscillation? कौन बताएगा जल्दी से? बता दो भाई। 100% लेंथ इंक्रीज होना मतलब लेंथ कितनी हो गई? एल से क्या हो गई? 2L। 2L हो गई, बिल्कुल सही है। तो टाइम पीरियड टी से क्या हो गया? रूट 2L। रूट I mean टू रूट टी हो 2 गया। T हो गया। टी से रूट 2 टी हो गया। अच्छा, कितना चेंज आया ये बताओ इसमें?
चेंज रूट टू √2 - 1 का चेंज आया ओवर वैल्यू ऑफ 1, तो परसेंटेज ये नहीं हुई बेटा 41%. 41.4%, बिल्कुल हो जाएगा, यस सर. कर लोगे, ठीक है ना। अच्छा अभी तो क्या है, हम क्योंकि अभी हमने वो वाली चीजें थर्मल एक्सपेंशन वगैरह नहीं पढ़ा है, बट आगे जाके क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। कि मान लो हमने एक मेटेलिक वायर ले रखा है, मेटल जो होते हैं वो टेम्परेचर चेंज के साथ एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये बात सबको पता है। यस सर. तो हो सकता है वहां पे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर टेम्परेचर में इतने डिग्री का चेंज आता है ना, तो टाइम पीरियड में कितने % का चेंज आएगा, जो भी उस तरह से पूछा जाएगा, तो हम वहां पे जो भी नॉलेज वहां हमारे पास होगी उसको यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ चुके होंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या होगा कि मान लो हम कहें कि जो हमारा पेंडुलम बॉब है, अच्छा पेंडुलम बॉब के मास का वैसे तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मानते हो उस बात को, है ना। ये जरूर लिख लेना इस पॉइंट को कि ये जरूर लिख लेना इस बात को कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ पेंडुलम बॉब। लेकिन ये कहते हुए मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि अगर मान लो हम मास डिफरेंट कर दें, है ना, तो हमारा जो वायर है उसमें टेंशन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ने से वो स्ट्रेच हो सकता है, इलास्टिक वायर होगा तो स्ट्रेच हो सकता है, बात मानते हो ना। यस सर. तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एक इतने मास का पेंडुलम बॉब इस तरह के वायर जिसका यंग्स मॉडुलस वगैरह दे रखा है, तो उसके टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा अगर हम मास को ये से ये कर दें तो, है ना। तो वो भी हम कर लेंगे जब स्ट्रेस स्ट्रेन की नॉलेज अपने को होगी। अच्छा फिर एक फैक्टर, हाँ कुछ पूछना चाह रहे हो? सर ये जो फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई, हम्म। वो मतलब अगर थीटा हम्म। 10 डिग्री से ज्यादा हो गया तो हम ये अप्लाई नहीं बेटा कर 10 सकते? डिग्री तो मैंने सिर्फ रैंडम एग्जांपल लिया था, मैं 10 डिग्री भी कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ जहां तक साइन थीटा को रीजनेबली थीटा के बराबर मान सकते हैं, वो 5 डिग्री 6 डिग्री 60 डिग्री तक ही होता है, ज्यादा नहीं होता वो, ठीक है ना। वो 10 डिग्री तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया था, बट ये बात समझना, देखो साइन थीटा हमेशा थीटा नहीं होता, साइन थीटा बहुत छोटे एंगल्स जो होते हैं ना, वो भी डिग्रीज में नहीं, रेडियन में बहुत छोटे एंगल जो होते हैं ना, हमने मेजर भले ही 1 डिग्री को डिग्री में कर लिया, रेडियन में तो बहुत छोटी वैल्यू आएगा ना, π/180 तो होगा वो, यस सर. है ना। तो बहुत छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है। तो जहां तक भी है ना, जहां तक भी वो हम टेबल उठा के देख सकते हैं, तो जिस भी एंगल तक ये सेटिस्फाई हो रहा है उससे बड़ा एम्पलीट्यूड नहीं रखना है ना, वरना हमारी जो बेसिक डेरिवेशन है उसी में फ्लॉ आ जाएगा फिर वो, ठीक है ना। तो मान लो एक सिंपल पेंडुलम हमारे पास है, हमने रैंडमली उसको 30 डिग्री तक ले गए और छोड़ दिया, 30 डिग्री तो बहुत बड़ा एंगल होता है ना, यस सर. तो फिर 30 डिग्री का ऑसिलेशन और 20 डिग्री का ऑसिलेशन सेम टाइम पीरियड का होगा, इसकी गारंटी खत्म हो जाएगी, सही है ना। यस सर. तो छोटे एंगल्स के लिए करते हैं, है ना। आई बात समझ में? अच्छा यस सर. अब आओ t = 2π/L/g के डिनोमिनेटर में, इसमें आपको g दिखाई दे रहा है, अच्छा क्या g हर जगह कांस्टेंट होता है? नो सर. नहीं, तो ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं जहां पे g की वैल्यू बदल के आपसे पूछा जाए, g की वैल्यू बदल के आपसे पूछा जाए कि भाई अब बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा। तो जैसे बात कर लेते हैं इस पे मून पे g कितना रह जाता है? g/6. g/6 रह जाता है, तो टाइम पीरियड किस फैक्टर से बढ़ जाएगा? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा ना उस केस में, √6. √6 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा फिर आपसे कहा जाए कि हम पेंडुलम को अर्थ के सरफेस से इतना ऊपर ले गए या इतना अंदर ले गए, जी की वैल्यू बदल जाती है वहां पे, यस सर. ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं अर्थ के, अब मुझे फिर लगता नहीं है कि ग्रेविटेशन इतना सीरियसली आप लोगों ने याद किया अभी तक,
बट फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं पूछ लेता हूँ कि अर्थ की सरफेस से आर, कैपिटल आर डिस्टेंस, अर्थ के रेडियस के बराबर ऊपर चले गए हम, तो वहां पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा? कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अर्थ की सरफेस से आर डिस्टेंस ऊपर ग्रेविटी कितनी रह जाती है? किसी को याद है? कोई बता सकता है? अर्थ की सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊपर चले जाएं तो वहां ग्रेविटी की वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी रह जाती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? चलो मान लो अपने को पता होता, तो इसका आंसर होता है g/4, और g/4 हो जाएगा तो t कितना हो जाएगा? 2t। 2t हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन भी वहां पे आ सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन हैंडल किए जा सकते हैं। अच्छा, कई क्वेश्चन होते हैं जो काफी लोगों को कंफ्यूज करते हैं, उनमें ये पूछा जाता है कि, इसको लिख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को लिख लेते हैं, व्हेन डज ए क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक की बात कर रहे हैं ना, गेन और लूज टाइम, ठीक है ना? एक पेंडुलम क्लॉक टाइम गेन या लूज कब करती है ना? ये समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, बहुत लोगों को नहीं आता समझ में, तो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं फिर उसमें। तो गेनिंग टाइम या लूजिंग टाइम का क्या मतलब है, ठीक है ना? तो पहला सिनेरियो लेते हैं, टी इंक्रीजेस, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ गया। अब इसके बढ़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एल बढ़ गया, जी कम हो गया, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है ना? तो टाइम पीरियड समहाउ इंक्रीज हो गया, यानी मान लो आपकी जो पेंडुलम क्लॉक है वो पहले सेकंड्स पेंडुलम की तरह t इक्वल टू 2 सेकंड के टाइम पीरियड से चल रही थी, अब ये t इक्वल टू 3 सेकंड पे चलने लगी। अब मुझे बताओ ये फास्ट हो गई या स्लो हो गई? सोच समझ के लॉजिकली बताना, ये फास्ट हो गई या स्लो हो गई? स्लो हो गई। स्लो हो गई। ये बात सबको समझ में आ गई, स्लो हो गई। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाने से घड़ी धीरे हो गई है, ये बात सबको समझ में आ गई। कोई नहीं समझना चाह रहा कैसे हो गया। सेकंड केस लिखा, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें कंक्लूजन क्या लिखेंगे? इंप्लाइज दैट द क्लॉक लूजेस टाइम, ठीक है जी, द क्लॉक लूजेस टाइम। चलो, अच्छा कितना टाइम लूज करती है ये भी समझना। तो अगर कोई पूछे एक दिन में कितना टाइम लूज किया, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे डेल्टा टी बाय टी इंटू 36400, ये आंसर सेकंड में आएगा। डेल्टा टी क्या हुआ? चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम पीरियड, टी हो गया ओरिजिनल टाइम पीरियड, और ये 36400 क्या है? कोई गेस कर सकता है? एक डे में सेकेंड्स। नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, ठीक है ना? बिल्कुल, है ना? तो इस तरीके से यूज कर लेंगे इसको। दूसरा है टी डिक्रीजेस। टी डिक्रीज करने के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एल का कम हो जाना, जी का बढ़ जाना, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो जब घड़ी का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम हो जाता है तो हम कहेंगे द क्लॉक गेन्स टाइम। सेम फॉर्मूले से बता देंगे कितना टाइम उसने एक दिन में गेन कर लिया, है ना? अगर वो 1 आवर में पूछता तो हम यहाँ पे 3600 ले लेते फिगर, है ना? एक दिन में पूछा तो हमने लिया। तो ये गेन टाइम या लूज टाइम वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको ध्यान रखना, है ना? कर लोगे? और देखते हैं, इफेक्ट ऑफ बॉयंसी लिख देते हैं, इफेक्ट ऑफ बॉयंसी, है ना? कि हमने अपना सिंपल पेंडुलम जो है उसका बॉब पानी में डाल दिया,
अच्छा, यहाँ पे विस्कस इफेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि विस्कोसिटी होगी तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना, जो कि होती है रियल लाइफ में। बट अभी हम उसको इग्नोर करके कह रहे हैं कि बॉब हमारा कंप्लीटली पानी में सबमर्ज है, पानी मतलब किसी लिक्विड में। अब मुझे बताओ कि टाइम पीरियड चेंज होगा, नहीं होगा, होगा तो बढ़ेगा या कम होगा? बॉयंसी का इफेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए? गेस करो। Whether buoyancy will have an effect on the time period of oscillation? If yes, will the time period increase or decrease? सर टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा क्यों बेटा? सर। अगर buoyancy मतलब ऊपर लगेगी तो फिर वो धीरे चलेगा। थोड़ा और मतलब बेटर सोचो। हम आप कह बिल्कुल सही रहो, बॉयंसी लगेगी तो धीरे चलेगा, से बेटर सोच लो। बॉयंसी लगेगी तो क्या चीज कम हो जाएगी? देखो हमने जो स्पीड उसकी नहीं बेटा, हमने जो टॉर्क लगाया था वो किसका लगाया था, किस फोर्स का था? mg mg का। पानी में जाने के बाद mg बढ़ता है या कम हो जाता है? कम हो जाता उसको अपैरेंट वेट कहते हैं ना। है। यस सर। यानी जो टॉर्क हम पहले ले रहे थे वो mg का ले रहे थे, अब हम लेंगे mg डैश का। और mg डैश कितना होता है? mg माइनस बॉइंट फोर्स होता है, याद है सबको? यस सर। अच्छा, Yes. ये याद है क्या, अगर कोई चीज पूरी तरीके से सबमर्ज्ड हो तो उसको 1 माइनस 1 अपॉन रो रिलेटिव ऐसे लिख सकते हैं? बोलो भाई। यस यस सर। तो जो g डैश है अपना वो इस फॉर्मूले से रिप्लेस हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन रो रिलेटिव। मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई देखो, जो हमारा पेंडुलम बॉब है वो अच्छे खासे डेंस मटेरियल का होता है, तो ऑब्वियसली रो रिलेटिव जो होगा 1 से बड़ा नंबर होगा, इतना तो पक्का है ना? यस सर। ठीक है, तो ये मानते हुए हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब इमेजिन करो कि जो रो रिलेटिव है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, रो रिलेटिव किसी का 4 है ना, पानी से 4 गुना हैवी मटेरियल है, तो उस केस में ये जो फैक्टर होगा कितना हो जाएगा? 3/4g। 3/4g हो जाएगा। अगर g बिकम्स 3/4g तो टाइम पीरियड विल बिकम कितना, ये बता दो। t डैश जो होगा वो t का कितना टाइम्स लिखूं मैं? 2/√3। 2/√3 बिल्कुल सही है, 2t/√3। समझ में आ गई बात? अरे ऊपर हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? सब लोग समझ गए? यस सर। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली बात जो है वो अपने को समझ में आ गई, है ना? ठीक, तो ये बॉयंसी का इफेक्ट ध्यान रखना, जब किसी लिक्विड में डाल देते हैं पेंडुलम बॉब को, विस्कोसिटी को इग्नोर कर दें तो इस तरीके से टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं कंपाउंड पेंडुलम पे। लिख लो, ये तो था सिंपल पेंडुलम, है ना। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है वो लिख लेते हैं। कंपाउंड पेंडुलम, आप किसी भी रिजिड बॉडी को, है ना, कोई रिजिड बॉडी है, हिंज कर दो कहीं पे, ठीक है ना, तो एक आर्बिट्ररी शेप्ड रिजिड बॉडी है जिसको हमने किसी पॉइंट पे क्या कर दिया, हिंज कर दिया। अब ये इक्विलिब्रियम में तब आएगी जब इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल वर्टिकली बिलो यहाँ आ जाएगा। ये हम रोटेशन के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। ध्यान रखना, ये पॉइंट जो है हमारा, ये हिंज है, ठीक है जी। अब इसको हमने इस तरीके से सस्पेंड कर दिया, ठीक। मान लेते हैं हिंज में कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, यानी इसको इमेजिन करो हमने इस तरफ रोटेट कर दिया, ठीक है ना। और इमेजिन करना चाहते हो तो एक टूटी हुई चप्पल इमेजिन कर लो। हमारे घर में टूटी चप्पल थी, हमने टूटी चप्पल में कील लगा दी और दीवार में ठोक दिया इसको, ठीक है ना। इस पॉइंट के अबाउट हमारी चप्पल अब ऐसे लटक रही है फ्री, हमने उसको टेढ़ा किया और छोड़ दिया और अब वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है।
ठीक है ना। तो अब ये देखो कि जब ये इधर जाएगा, पूरी चप्पल तो दोबारा नहीं बनाएंगे हम तो ऐसे कह देते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से टॉर्क जनरेट करेगा, सारा mg यहाँ से लग रहा होगा और ये बिल्कुल उसी लॉजिक से टॉर्क जनरेट करेगा जिससे सिंपल पेंडुलम में होता था। इस डिस्टेंस को इस बार हम d कह देते हैं। d क्या है ध्यान देना, d है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। जैसे वहां l होता था, यहाँ पे d है। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास है i d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि बीच की बात आपको पता है पहले से, माइनस mg d थीटा। ठीक है ना। इसके पहले के स्टेप्स इमेजिन कर सकते हो आप क्या होंगे, हमने माइनस mg d साइन थीटा लिखा होगा और हमने इधर टॉर्क लिखा। आय ध्यान रखना क्या है, ये इस पूरी चप्पल का यानी पूरे रिजिड बॉडी का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, हिंज के। हिंज के अबाउट। तो यहाँ हिंज लिख देते हैं, IH लिख देते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी जो बिल्कुल SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसमें हमारे पास जो ओमेगा आएगा वो कितना आएगा, ओमेगा आएगा हमारे पास mgd ओवर IH का अंडर रूट। तो इससे जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा अपने पास वो आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ IH अपॉन mgd। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लो। तो एक सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराना और एक रिजिड बॉडी को ऑसिलेट कराना होता सेम प्रिंसिपल से है, बस जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है वो कैसे डिफरेंट दिखता है। ऑब्वियसली डायमेंशनली तो वही होगा, लेकिन उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स डिफरेंट हैं वो एक बार ध्यान से देख लेंगे। अगेन इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए फिर से हमें रोटेशन में जाना पड़ेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह याद करना पड़ेगा, है ना। चलो वो भी कर ही लेते हैं। मान लो एक रॉड है जिसको हमने एक एंड के अबाउट हिंज कर दिया, मास m लेंथ l, हालांकि मास तो कैंसिल हो जाएगा फॉर्मूले में। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है तो लिखवाओ मुझे t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ IH क्या लिखूं, ml स्क्वायर बाई 3। बिल्कुल सही, ml स्क्वायर बाय 3। d कितना लिखूं, l, d क्या है, अच्छा l बाई 2, l बाई 2। l बाय 2 है ना, l बाय 2। ये बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आया वो आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2l बाय 3g। क्या कहते हो, बोलो भाई। यस सर। यस ठीक है जी। अच्छा फिर देख लेते हैं। अभी सब कुछ है ना, सारा खेल जो है वो ये है कि वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह अपने को याद है कि नहीं है, ठीक है ना। नहीं याद है तो कष्ट होगा, याद है तो आंसर आ जाएगा। ये एक स्क्वायर प्लेट है, ध्यान देना, पूरी सॉलिड स्क्वायर प्लेट है। यहाँ हिंज कर दिया हमने इसको, है ना, ये इसका एक्सेस हो गया, अंदर बाहर जा रहा है ये प्लेन के, ऐसे प्लेन के अंदर बाहर जा रहा है और ये उसके अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। तो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट। साइड को L ले लो आप, इसकी साइड L है ना, और मैं लिखता हूँ 2 पाई अंडर रूट ऑफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बताएंगे, सर 5 बाई 12 ml स्क्वायर। क्या करो बेटा, 5 बाई 12 ml स्क्वायर। 5 बाई 12 ml स्क्वायर। अच्छा बाकी लोग बताओ क्या लिखना चाहते हो, वो बता दो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सर ml स्क्वायर बाई 6 प्लस ml स्क्वायर बाई 4।
प्लस ml स्क्वायर पर 4 कैसे आया ये बताओ। अच्छा ml स्क्वायर बाय है 2। हाँ, तो क्या लिखूं यहाँ? देखो ये सेंटर ऑफ मास है, मानते हो? यस सर। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? L/√2। L/√2। हाँ तो ml तो स्क्वायर बाय यहाँ 2 2। आ जाएगा ना। हाँ तो अब एलसीएम लेंगे तो 6 तो पहले से है, यहाँ क्या आ जाएगा? ये आएगा, बोल दो। ये यस आ सर। जाएगा, सही है ना? तो यहाँ हमारे पास आ गया 2ml स्क्वायर बाय 3। अच्छा जी, अब ये बताओ मुझे कि वो mgd में क्या लिखूं मैं? m तो लिख दिया, g लिख दिया, d की जगह क्या लिखूं? L/√2। L/√2। जो रूट के अंदर रूट आ गया है ना, ऐसे आ जाएगा। बाकी काट देंगे, है ना, m तो कट जाएगा। 2√2L/3g ये आ जाएगा। समझ जाओगे? बोलो भाई। यस सर। ठीक है ना? तो सिंपल है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत इजीली कर सकते हैं, है ना? बस ये है कि जो पुराने कॉन्सेप्ट है थोड़े से याद होने चाहिए, है ना? तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, कर लोगे इसे। एक ऑप्शनल डिस्कशन है ना? हालांकि यहाँ तक अगर आपको इजीली समझ में आ गया है और आगे वाली बात आपको लगती है कि मुश्किल है, तो उसकी टेंशन ना लें, है ना? धीरे धीरे समझ में आ ही जाती है, बट ऑप्शनल है ना। ये क्या है डिस्कशन? ये है वर्टिकली माउंटेड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना? तो हमने जितनी बार भी एग्जांपल लिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के, वो हम हॉरिजॉन्टल रखा हुआ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेते थे। वर्टिकली माउंटेड में क्या डिफरेंट होता है, बस ये देख लेना है ना? और उस पर जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे हो सकते हैं ये समझ लेना है, ठीक है ना? तो एक काम कर लेते हैं, हम एक इस तरीके से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बना लेते हैं। अब ये वर्टिकल प्लेन में लटका हुआ है। सबसे पहले क्या बताओ, इक्विलिब्रियम में क्या ये स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड होगी, अनडिफॉर्म्ड? नो सर। नहीं होगी, है ना? हॉरिजॉन्टल में तो होती थी, यहाँ नहीं होगी। क्यों? इसको बैलेंस कर रहा है mg को। तो यहाँ पर एक फर्क आ जाता है किसमें, देखो इसको मैं लिख देता हूँ नेचुरल लेंथ। यानी ये वो लेवल है जहां पे अगर ब्लॉक होता तो हम कहते हैं स्प्रिंग किस में है, नेचुरल लेंथ में। और ये वो लेवल है ना? इसको सेंटर से जाती हुई लाइन मान लो, एक तरीके से कह दो, तो हम कहेंगे ये वो हो गया हमारे पास जहां पे इक्विलिब्रियम लेवल है ना, इक्विलिब्रियम लेवल, है ना? ये फर्क होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, बहुत बेसिक फर्क जो है। सही बात। इसको k लिख देते हैं, इसको m लिख देते हैं, इसको x नॉट कह देते हैं, ठीक है ना? x नॉट। कोई मुझे बता सकता है x नॉट कितना होगा, या x नॉट कैसे बताऊं मैं, इसके लिए क्या तरीका होना चाहिए? इसको ठीक से लिख लेना यार, देखो x नॉट। कोई बताएगा मुझे x नॉट कितना होना चाहिए? इस वक्त इक्विलिब्रियम में कौन किसे बैलेंस कर रहा है, चलो यही बता दो। बोलो। mg equals to mg को किसने बैलेंस किया हुआ है? -kx। माइनस नहीं होगा ना बेटा, के एक्स नॉट होगा ना बस, है ना? mg नीचे लग रहा है, के एक्स नॉट ऊपर लग रहा है, तो mg इक्वल टू के एक्स नॉट। सही है।
ऐसे कह दो mg का मैग्नीट्यूड उतना ही होना चाहिए जितना kx नॉट का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यस सर। बस। तो x नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, mg/k आ गई है ना, इसको याद रख लो। यहां तक बात क्लियर हो गई? क्या डिफरेंस अभी तक समझा हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसएचएम में? नेचुरल और इक्विलिब्रियम लेवल अलग। वहां नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम लेंथ सेम होती थी, लेकिन यहाँ नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम लेंथ जो है वो स्प्रिंग की अलग अलग है, और जो डिफरेंस है हमारा वो कितना एक्स नॉट के बराबर है। एक्स नॉट कैसे लिखना है वो हमें समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर है बात सबको? यस सर। ठीक है जी। अब एक बात समझना, देखो एसएचएम का एक बहुत सिंपल रूल होता है, मीन पोजीशन से जितना आप एक तरफ खींचोगे उतना ही दूसरी तरफ जाएगी स्प्रिंग। बोलो हाँ। यस सर। सही है ना भाई? जब हम ऐसे रखते थे ना स्प्रिंग को, तो क्या होता था, ये हमारी मीन पोजीशन हो गई मान लो, है ना। अगर आप यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर खींच के छोड़ दोगे तो वहां कितना जाएगा, 1 सेंटीमीटर ही जाएगा। यस सर। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे ये हमारी मीन पोजीशन, ध्यान रखना, इसको मैं मीन पोजीशन लिख देता हूँ, ये मीन पोजीशन है। तो अब अगर आप इसको एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर खींचते हो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो कितना ऊपर जाएगा? वन यहां से सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, मान लेते हैं, ऐसे ही मैं रैंडम नंबर कह रहा हूँ फिर से, लेट्स से ये 4 सेंटीमीटर है। अगर मैं 2 नीचे खींचूं तो 2 ऊपर तक जाएगा, आधे तक आएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। 3 खींचूं तो 3 तक जाएगा, यहां तक आएगा, ऑसिलेट करेगा। 4 खींचूं तो क्या होगा, नेचुरल लेंथ तक जाके वापस आ जाएगा। यस सर। 5 करूं तो नेचुरल लेंथ से भी ऊपर जाएगा, पक्की बात। यस यस सर। सर। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग कंप्रेस होना तभी शुरू होगी जब मैं किससे ज्यादा खींच के छोड़ू, एक्स नॉट से। एक्स नॉट से ज्यादा नीचे खींच के छोड़ू, पक्की बात है ना। अगर मैं इसको जो एम्पलीट्यूड देता हूँ एक्स नॉट से ज्यादा देता हूँ, तब जाके ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, वरना पूरे एसएचएम के दौरान स्प्रिंग स्ट्रेच्ड ही रहेगी, कंप्रेस कभी नहीं होगी। यस सर। क्लियर है बात बिल्कुल? यस सर। ठीक है ना, ये याद रखना, को बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, इसी में एक वेरिएशन ऐसा हो जाता है इसी में, कि हमने एक ब्लॉक लिया और उसको स्प्रिंग के ऊपर ऐसे रख दिया, वहां हमने ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ बांधा था, जब ऐसे लटकाया था, बिना बांधे तो उसके साथ अटैच नहीं होगा ना वो। यहाँ पे हम ऊपर रख भी दें तो चल जाएगा। इमेजिन कर सकते हो कि थोड़ा और आपको बेटर समझ में आया तो मैं ऐसे कह देता हूँ, एक मासलेस प्लेटफॉर्म है जो स्प्रिंग से अटैच्ड है। इमेजिन कर सकते हो ये मासलेस प्लेटफॉर्म। यस सर। ठीक, इस पे हमने अपना ब्लॉक रख दिया लाके, यानी ब्लॉक स्प्रिंग के साथ अटैच नहीं है, वो सिर्फ कैसे है, ब्लॉक सिर्फ रखा हुआ है। ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब ये हो गया नेचुरल लेंथ लेवल, नेचुरल लेंथ एनएल समझ जाओगे ना। और ये हो गया इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल। तो ये एक्स सर नॉट हो जाएगा। हाँ बोलो बेटा। सर राइट लेफ्ट मतलब वो भी तो हो सकता है, गिर मतलब विर भी, गिर भी तो सकता है अगर, गिर भी सकता है। मतलब टेढ़ा हो जाए। अच्छा, टेढ़े के भी इलाज कर देते हैं। देखो ये देखो, ये आपको अगर चिंता है कि भाई ये मतलब इसकी स्टेबिलिटी की चिंता है ना, तो देखो ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे ये लगी है स्प्रिंग, ये लगी है स्प्रिंग और ये लगी है स्प्रिंग। अब तो नहीं टेढ़ा होगा, यस सर। है ना। और इन सारी स्प्रिंग्स का कंबाइंड के जो है वो के मान लेते हैं, कंबाइंड। अच्छा, मैंने आपको स्प्रिंग्स का कंबाइंड के निकालना सिखाया था वर्क एनर्जी पावर में, सीरीज पैरेलल में। नो सर। क्या बात कर रहे हो यार, किसी को नहीं याद है कि हमने वर्क एनर्जी पावर में स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल कभी डिस्कस किया हो? वर्क एनर्जी पावर में स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ये डिस्कशन कभी हुआ है हमारा? किसी को याद हो पूरी क्लास में? नहीं हुआ तो फिर कराना पड़ेगा, कोई जरूरी है वो।
सर नहीं हुआ था। मैं एक बार नोट्स चेक कर लेता हूँ बेटा अपने ना, है ना। 1 मिनट होल्ड कर लो, बहुत ज़रूरी डिस्कशन है वो, है ना। आप 1 मिनट होल्ड करो सब लोग। मैं यार, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है ना, हमने किया है ये डिस्कशन। चलो वो पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा उसको, है ना। बट मुझे ऑलमोस्ट 80% ऐसा लग रहा है कि हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने स्प्रिंग सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले भी लिखे थे, एनर्जी उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है लिखा था। चलो, है ना, मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट भेजता हूँ अगर मुझे मिलता है तो उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, है ना। मैं अभी मान के चलता हूँ कि हमने वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो लेट से हमने इस तरीके से वो स्टेबिलिटी वाली समस्या खत्म कर दी। हमने एक बहुत सारी स्प्रिंग नीचे लगा दी, है ना, ताकि ये बिल्कुल कहीं टेढ़ा नहीं होने वाला। अब तो संतुष्ट हो कि हाँ रुका हुआ रहेगा ये? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो अब इसको हमने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, ये नेचुरल लेंथ हो गई, एक्स नॉट हो गया। एक्स नॉट अभी भी कितना है, mg/k है। ठीक, अब यहाँ पे देखना कि इक्विलिब्रियम में ये हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर ये रखा हुआ है वो यहाँ पे होगा, इस लेवल पे होगा, मानते हो ना। अब इसको अगर हम नीचे दबाएं और छोड़ दें तो जितना नीचे दबाएंगे उतना ही ऊपर जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल से, जैसे वहां हो रहा था। बोलो हाँ ना। यस सर। ठीक है, अच्छा, नेचुरल लेंथ पे कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द ब्लॉक 0 है, ये बात समझ सकते हो, यस और नो? सर रिपीट। नेचुरल लेंथ लेवल पे कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेटफॉर्म 0 है, हाँ ना। देखो, आप इस प्लेटफॉर्म को बिना ब्लॉक के रखा हुआ इमेजिन करो, कर रहे हो इमेजिन? यस सर। मैं इस पे ना ब्लॉक रखता हूं लेकिन सारा वजन खुद पकड़े रहता हूं ऊपर से। कितना दबेगा ब्लॉक अभी, सॉरी प्लेटफॉर्म कितना दबेगा अभी? 0। 0। जैसे ही मैं छोड़ूंगा वैसे ही दबाना शुरू करेगा इसको। यस सर। यानी नेचुरल लेंथ लेवल पे इसके दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना होना चाहिए? 0। 0 होना चाहिए, बट ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहाँ पे कोई भी एम्पलीट्यूड देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं एम्पलीट्यूड ए, जो कि लेस देन एक्स नॉट है, तो क्या जो इसका SHM होगा उसमें कहीं भी नॉर्मल रिएक्शन 0 हो पाएगा? बोलो यस और नो। नो सर। नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने ए ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्स नॉट दे दिया, मैं सिर्फ अभी इक्वल टू पे कॉन्सेंट्रेट करने को कहता हूं, अगर इक्वल टू दे दिया तो यहां तक जाके वापस आ जाएगा नहीं ये। और हाईएस्ट पॉइंट पे इसका कितना होगा नॉर्मल रिएक्शन? 0। 0 होगा। अब अगर मैंने मान लो ग्रेटर देन दे दिया, ए ग्रेटर देन एक्स नॉट, क्या होगा इमेजिन कर सकते हो? सर कांटेक्ट लूज कर देगा। कांटेक्ट लूज करेगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? देखो, अगर हमारा एम्पलीट्यूड एक्स नॉट से ज्यादा है तो जिस वक्त ये नेचुरल लेंथ लेवल पे पहुंचेगा, क्या इसकी स्पीड 0 होगी? यस और नो बोलो। नो सर। नो, स्पीड 0 नहीं होगी। स्पीड तो हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे ही 0 होती है, मानते हो ना इस बात को? यस सर। तो इसकी थ्योरेटिकल एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो नेचुरल लेंथ से ऊपर है, क्योंकि एम्पलीट्यूड एक्स नॉट से ज्यादा है। तो जिस वक्त ये नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर रहा होगा उस वक्त इसके पास एक स्पीड होगी। यस सर।
अच्छा, अब ये कनेक्टेड तो रहा नहीं उसके साथ, प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि वहां आती नॉर्मल रिएक्शन 0, देयर इज नो कनेक्शन, तो प्लेटफॉर्म तो रुक जाएगा, प्लेटफॉर्म तो आगे जा नहीं सकता, चिपका तो हुआ नहीं है इसके साथ। यस सर। ब्लॉक उड़ जाएगा, फ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक है। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि लेट ए, चलो पहला क्वेश्चन मैं ये कह देता हूं, फॉर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डज द ब्लॉक remain in contact with the platform, ए की किस मैक्सिमम वैल्यू तक प्लेटफॉर्म जो है वो इसके साथ रहेगा? किसके साथ? प्लेटफॉर्म। हाँ प्लेटफॉर्म, हाँ मतलब ब्लॉक और प्लेटफॉर्म साथ रहेंगे, उनके बीच नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होगा। इसका तो बहुत सिंपल आंसर है। क्या आंसर है? एक्स नॉट। एक्स नॉट। ये बात ठीक है ना, यानी एक्स नॉट तक अगर मैं इसको कंप्रेस करके छोड़ता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि इफ a इज इक्वल टू 2x नॉट, अगर मैं ये करके छोड़ दूं इसको, a इक्वल टू 2x नॉट करके छोड़ दूं, तो फिर क्वेश्चन बनता है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक when it leaves contact with the platform। ये बता सकते हो क्या मुझे? बोलो भाई। अगर मैं a इक्वल टू 2x नॉट दे दूं तो जिस वक्त ये कांटेक्ट छोड़ेगा प्लेटफॉर्म के साथ उस वक्त ब्लॉक की स्पीड क्या होगी? और अगर एसएचएम का कॉन्सेप्ट लगाएं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यही सेम क्वेश्चन मैंने आपसे वर्क एनर्जी के टाइम पूछा होता तो इसका सॉल्यूशन काफी लंबा हो जाता। किसी के दिमाग में कोई मेथड आ रहा है? चलो ये समझो, अगर मैं a इक्वल टू 2x नॉट देता हूं तो इसका एम्पलीट्यूड तो आपको समझ में आ गया 2x नॉट है। आपको ये भी समझ में आ गया कि ये छोड़ेगा तभी जब नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर रहा होगा, हाँ ना बोलो? यस सर। तो जिस वक्त ये यहां होगा उस वक्त एक फॉर्मूला याद करो आप, v इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद है सबको? यस सर। अब यहाँ पे देखो a की जगह तो 2x नॉट लिख देता हूं मैं, x की जगह क्या लिखूं? x होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो जिस वक्त ये नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर रहा होगा उस वक्त ये इक्विलिब्रियम यानी मीन पोजीशन से कितना दूर होगा? एक्स नॉट। x नॉट दूर होगा। तो मैं यहाँ पे x नॉट का स्क्वायर लिख दूं, चल जाएगा? यस सर। आंसर कितना आ गया? √3 ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा सबको पता ही है कितना होता है? अंडर रूट ऑफ L/G। नहीं बेटा, एल बाई जी का टाइम सिंपल पेंडुलम के होता है ना। स्प्रिंग ब्लॉक का क्या होता था? अंडर रूट K by के M। बाय एम होता था, बिल्कुल ना। एक्स नॉट आपको पता ही है mg/k है, कर लोगे। खैर ये तो अभी सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। अगर जेई की बात करें तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। बट ये जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एक हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग और एक वर्टिकली माउंटेड स्प्रिंग, ये क्लियर होना चाहिए, बात ठीक है ना? तो बस इसको एक दो बार डिस्कस कर लेना अपने आप से,
तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तब तक मैं आपको वो वर्क एनर्जी पावर के नोट्स देखकर बताता हूँ कि हमने वो स्प्रिंग सीरीज पैरेलल में पढ़ी या नहीं पढ़ी है। अगेन मुझे लग रहा है कि हमने पढ़ी है, बट नहीं पढ़ी है तो मैं आपको अलग से करा दूंगा उसको, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग वेव पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। तो और 3-4 क्लास लगाएंगे तो हमारा वेव कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा रिलीफ होगा, है ना। तो चलो तब तक देखते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir.